बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तफ़ा जाने रहमत वलाकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने इंजाइम का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो डिस्कस करना है, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का। तो हमने इंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर लिया लास्ट लेक्चर में कि इंजाइम्स क्या होते हैं। इंजाइम्स की क्लासिफिकेशन देख ली, उनकी प्रॉपर्टीज देख ली और इंजाइम्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया कि किस तरह से इंजाइम्स जो है वो एक्ट करते हैं। अब हमने कुछ फैक्टर्स देखने हैं जो इंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है इंजाइम की कंसंट्रेशन, इंजाइम की अमाउंट, कि जितना आप इंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे आपकी जो रिएक्शन की स्पीड है वो उतनी बढ़ती जाएगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, यानी इंजाइम को बढ़ाने से इन रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। दूसरी बात आती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट किसे हम कह रहे थे कि वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है। तो अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, सबस्ट्रेट की अमाउंट को बढ़ाएंगे, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, बट अप टू सर्टेन पॉइंट, एक खास लिमिट तक। उसके बाद वो रिएक्शन स्पीड अप नहीं होगा, वो रिएक्शन की रफ्तार पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अगर प्रोडक्ट एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट आता है पीएच का। पीएच का फैक्टर हमने एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था कि पीएच जो है एंजाइम्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। वो एंजाइम जो बेसिक इन नेचर होते हैं वो एसिडिक एसिड उसे क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। जैसे ट्रिप्सिन की हमने एग्जांपल ली थी। ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है और प्रोटीन की ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। तो ट्रिप्सिन जो है वो अल्कलाइन पीएच के ऊपर काम करता है, लेकिन अगर एसिडिक पीएच में जाएगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। और वो एंजाइम जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं उनको बेस डीएक्टिवेट कर देगी। जैसे पेप्सिन एंजाइम स्टमक से रिलीज होता है, स्टमक की पीएच जो होती है वो एसिडिक होती है, तो पेप्सिन अगर बेसिक पीएच पे जाएगा तो पेप्सिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा टेम्परेचर का इफेक्ट हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा था और फैक्टर्स में भी आता है। टेम्परेचर हमने देखा था कि 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम इनएक्टिवेट होते हैं और 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम जो होते हैं वो वेरी लिटिल एक्टिविटी शो करवाते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब एंजाइम जाते हैं तो वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो बिल्कुल ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। हाँ, वो एंजाइम जो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस हालत में है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अपनी एक्टिविटी शो कर सकते हैं क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, वो सॉलिड हालत में। ठीक है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो अगर आप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करेंगे तो इनहिबिटर्स क्या करेंगे, आपके एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे। नेक्स्ट अब आते हैं एंजाइम्स के फंक्शंस के। एंजाइम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो एंजाइम का फंक्शन होता है डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी अब क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले उसे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, जो यानी ऐसी एनर्जी जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले चाहिए होती है, किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंजाइम उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे, यानी अब उस रिएक्शन को होने के लिए, उस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी। या पहले अगर जहाँ पे उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए थी, एंजाइम आप यूज नहीं कर रहे थे, तो उससे रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, लेकिन अगर आप उस रिएक्शन के अंदर एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं तो एंजाइम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यानी अब आप उसको उस रिएक्शन की को स्टार्ट करवाने के लिए एनर्जी जो है वो कम चाहिए। नेक्स्ट आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, हजम करना किसी चीज को। ठीक है, तो बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस को भी स्पीड अप कर देते हैं। जैसे ट्रिप्सिन मैंने कहा था कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लाइपेज जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाता है, लाइपेज लिपिड की ब्रेक डाउन करवाता है, और माइलेज जो होता है वो स्टार्च की यानी कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करवाता है। तो यहाँ पे ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, इन चीजों की बेसिकली डाइजेशन में होता क्या है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एंजाइम क्या कर रहा है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज एंजाइम्स प्रोटीन, लिपिड और स्टार्च की रिस्पेक्टिवली क्या करें, ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। तो बेसिकली उनकी क्या करवा रहे हैं, डाइजेशन करवा रहे हैं। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो चीज मेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो एज अ स्वीटनर इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज जो होते हैं वो लेस स्वीट, मतलब लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक होते हैं
मोनोसेक्राइड हमने पढ़े थे, डायसेक्राइड पढ़े थे, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड हमने डिस्कस किए थे। तो अगर हम बात करें कि मोनोसेक्राइड, जैसे जैसे हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, उनकी स्वीटनेस कम होती जाती है, यानी मोनोसेक्राइड मोर स्वीट इन टेस्ट होंगे, डायसेक्राइड लेस स्वीट होंगे, ओलिगोसेक्राइड उससे भी कम स्वीट होंगे, और जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो वैसे ही टेस्टलेस होते हैं, उनका जायका नहीं होता। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास एक एंजाइम होता है ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ये ग्लूकोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को कैटालाइज करवाता है, सुक्रोज को कैटालाइज करवा के उसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। अब ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं ये एज कम्पेयर टू सुक्रोज क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, क्योंकि सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से, यानी ये डाइसेक्राइड है, तो डाइसेक्राइड एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड लेस स्वीट इन टेस्ट होंगे। तो ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज से 72% मोर स्वीटर होता है, और जो फ्रुक्टोज है वो 132% मोर स्वीटर होता है। और इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन कराता है, ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। नेक्स्ट कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो डिटर्जेंट वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्रोटीएज एंजाइम हो गया। कुछ एंजाइम्स ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो कुछ एंजाइम्स को हम एज अ ड्रग इस्तेमाल करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डिस्टर्बेंस को ट्रीट करने के लिए। कुछ एंजाइम कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, जैसे एस्पैरागिनेज एंजाइम्स हो गया। और बहुत से एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कुछ एंजाइम्स होते हैं वो रिकेट के लिए, रिकेट क्या होती है, बच्चों में ये बीमारी होती है, बोन्स की डिसीज होती है जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं और बोन्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, और जोंडाइस शेरकान के इस्तेमाल के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं एंजाइम। जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये दिल की बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, और काइनेसिस जो है ये लिवर की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है ब्लड क्लॉटिंग। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हमारी ब्लड के अंदर मौजूद होती है, एक प्रोटीन थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन क्या करती है, ब्लड के क्लॉट्स बनाती है, चोट वगैरह लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, इन प्रोटीन थ्रोम्बिन के जरिए से ब्लड की क्लॉटिंग करवाते हैं। अल्कोहलिक मशरूबात बेवरेजेस बनाने में भी कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है, जैसे अमाइलेज हो गया, ये अल्कोहलिक बेवरेजेस की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं। मीट टेंडराइजिंग का मतलब होता है कि जो गोश्त है उसको नरम करना, उसको रेशेदार मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ताकि वो इजीली जो है वो च्यूएबल हो सकें। तो उसकी मीट टेंडराइजिंग में भी इस्तेमाल होते हैं एंजाइम्स, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, पपेन हो गया या ब्रोमेलिन हो गया। ये एंजाइम जो है ये मीट टेंडराइजिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन एक प्रोटोलिटिक एंजाइम होता है। प्रोटोलिटिक एंजाइम का मतलब है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोस का मतलब होता है प्रोटीन और लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी ये ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीन की ब्रेक डाउन करके डाइजेशन करवाता है। इसका जो सोर्स होता है वो हमें हासिल होता है पाइन एप्पल की स्टेम से या उसके फ्रूट से, यानी अनानास से ये ब्रोमेलिन एंजाइम हमें हासिल होता है। इसका कलर येलोविश वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है ये ब्रोमेलिन एंजाइम। पानी में ये सॉलेबल होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे अल्कोहल हो गई, एसीटोन हो गया, ईथर हो गई, एथेनॉल मैथेनॉल हो गई, इसमें ये इनसॉलेबल होता है। ब्रोमेलिन के इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं, एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। एंटी इन्फ्लेमेटिंग, इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सोजिश। आपकी बॉडी के किसी पार्ट में सोजिश हो गई है तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी ये इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एडिमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एडिमा भी बेसिकली एक किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन इस किस्म की इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि बॉडी के किसी पार्ट में कोई फ्लूइड अकमुलेट हो जाता है, फ्लूइड के जमा होने की वजह से वहां पे जो इन्फ्लेमेशन होती है उसे कहते हैं एडिमा। जैसे लंग्स में अगर फ्लूइड म्यूकस जमा हो गया, फ्लूइड जमा हो गया तो वो एडिमा हो सकता है। तो एज इन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट एडिमा को ट्रीट करने के लिए इसके अलावा प्रोटीन की प्रोडक्शन वगैरह में इस्तेमाल होता है। पपेन के साथ ब्रोमेलिन मिलके मीट टेंडराइजिंग भी करवाता है। इसके अलावा ह्यूमन ब्लड में जो प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं उनको एग्रीगेट होने से, उनको जमा होने से रोकता है। इन विवो एंड इन विट्रो का, अच्छा इन विवो एंड इन विट्रो का मतलब क्या होता है, इन विवो का मतलब होता है इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के ऊपर, ठीक है। किसी एनिमल पे कर लिया या ह्यूमन बीइंग के ऊपर अगर कोई एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली परफॉर्म कर लिया तो उसे कहते
करते हैं इन विवो। और अगर इन विट्रो की बात करें तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो हम चाइना डिश या लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करते हैं। यानी इन विवो में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी एनिमल के ऊपर या किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर, और इन विट्रो में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, चाइना किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम उस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं या तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ही कर रहे हैं या लेबोरेटरी में कर रहे हैं, तो बेसिकली ये ब्रोमालिन एंजाइम क्या करता है, उस ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उनको एग्रीगेट होने से, उनको जमा होने से रोकता है। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो आता है पपेन। पपेन एंजाइम भी प्रोटियोलिटिक इन नेचर होता है, यानी ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाता है। यहाँ पे उन्होंने कहा है बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है, हाइड्रो मीन वाटर और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी पानी की मौजूदगी में ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाता है। सोर्स इसका कहाँ से हमें ये हासिल होता है, इसका जरिया क्या होता है, हम इसे पपाया यानी पपीता के पत्तों से, उसकी रूट से, उसके फ्रूट से हासिल कर सकते हैं। वाइट कलर में ये पाया जाता है और पानी के अंदर ये हल्पजीर होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये गैर हल्पजीर होता है। प्रोपेन के यूजेस की बात करें तो पहले भी हमने ब्रोमालिन के यूजेस में भी देखा कि ब्रोमालिन प्रोपेन के साथ मिलके मीट टेंडराइजिंग में हेल्प करता है, बेवरेजेस की क्लैरिफिकेशन के लिए, उनको क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट में, हमारे कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की रेमेडीज में इस्तेमाल होता है। यानी डाइजेशन, इनडाइजेशन, किसी को बदहजमी हो गई है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अल्सर, अल्सर किसे कहते हैं कि जख्म बन जाना, जैसे स्टमक में जख्म बन गए या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन यानी जख्म बन जाना हमारे ऑर्गन के अंदर, उसको कहते हैं अल्सर। बुखार में या स्वेलिंग में मुख्तलिफ किस्म की रेमेडीज बनाने में हम इस प्रोपेन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये सबसे पहला पॉइंट ही हमने डिस्कस किया था प्रोपेन के रिलेटेड कि ये प्रोटियोलिटिक इन नेचर होता है, यानी ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन में इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ यूजेस होते हैं प्रोपेन के। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।